चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने प्रतिस्थापन विधि वाला जो है टॉपिक पूरा देख लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है विलोपन विधि से कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो आज विलोपन विधि सीखेंगे और ये आपका इस टॉपिक 3 का ये क्या है, आखिरी चैप्टर भी है। तो देखते हैं कितना अधिक हम लोग सवाल कर सकते हैं। आज सवाल भी करेंगे एक दो, है ना। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको विलोपन विधि का क्या है कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। नाम में ही देखो कुछ है ऐसा। विलोपन मतलब जैसे कि विलुप्त करना, किसी भी चीज को हमको यहाँ पे से विलुप्त करना है। ठीक है, तो जो दो चर राशियां हैं इसमें x है और y है, तो किसी एक चर राशि को या तो x को या तो y को हम लोग क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। तो जैसे वो विलुप्त होगा तो दूसरी वाली राशि का मान निकल जाया करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें भी अपन इसको पहले व्यापक समीकरण से हल करके कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे करना है, और उसके बाद आपके सवाल देखते हैं। तो हमारे पास जो हमारा व्यापक समीकरण है, मान लो कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y बराबर c1, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है मान लो a2x प्लस का b2y बराबर का c2, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, इस प्रकार के दो समीकरण हमारे पास व्यापक रहेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करके क्या है, x और y के मान निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या करना है। इसमें करना ये है कि इसमें जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे x वाला जो पद है उसको या तो विलुप्त करो या तो y वाले पद को विलुप्त कर दो। तो x को अगर विलुप्त करना है तो इसका जो गुणांक है ना, नीचे वाले समीकरण का गुणांक है, उसका ऊपर वाले समीकरण में पूरा में गुणा कर देंगे, और ऊपर वाले समीकरण में से x का जो गुणांक है उसका नीचे वाले समीकरण में क्या कर देंगे, पूरे में गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो इन दोनों के पहले क्या लिखा हुआ है, धन प्लस चिन्ह है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को बाद में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या होगा, ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां से विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमको सीधे क्या y की मान निकल जाएगी। ठीक है, देखो करता हूँ मैं, आप समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में x को एलिमिनेट कर रहे हैं। ऐसे अगर आप y को एलिमिनेट कर रहे होते, विलोपित कर रहे होते, तो यहाँ से b2 से गुणा करना पड़ता। लेकिन अभी मैं x को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में a2 से तथा समीकरण 2 में, अब 2 में कैसे करेंगे, a1 से, a1 से क्या करेंगे, गुणा पूरे समीकरण में। ठीक है, पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, गुणा करके या तो जोड़ना रहता है या तो घटाना रहता है। अगर सेम चिन्ह हो गया तो करेंगे हम क्या, घटाएंगे। अगर विपरीत चिन्ह हो गया, किसी में प्लस है और किसी में माइनस है, तो जोड़ देंगे, है ना, सीधे। तो गुणा करने करके क्या करेंगे, घटाने पर। चलिए गुणा करिए, a2 का इसमें पूरे में गुणा कर दो, क्या आएगा, a1 a2x प्लस a2 b1y बराबर a2 और c1, ये पूरा गुणा हो गया a2 का। देखो a2 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 हर जगह पे आ गया। ऐसे ही अब दूसरे वाले समीकरण में a1 का गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a2x प्लस का a1 b2y और बराबर का a1 c2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, घटाएंगे तो देखो चिन्ह नीचे को बदलेगा, है ना। यहाँ पे माइनस आ गया, दोनों में धन धन है तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी धन धन है तो ये भी माइनस हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये जो नीचे चिन्ह आ गए हैं ना, तो नीचे वाले समीकरण के लिए ये वाले चिन्ह जो है ये मान्य होंगे, ये धन वाला चिन्ह का मतलब नहीं रहेगा, तो नीचे वाले चिन्ह में ये मान रहेगा। ठीक है, तो a1 a2x और a1 a2x देखो दोनों में सेम है, ये दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ से, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या बचेगा हमारा, a2 b1 y माइनस का a1 b2 y बराबर, इधर से क्या बचेगा, a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों में से y कॉमन दिख रहा है, तो y को ले लेता हूँ कॉमन। ये हो जाएगा कितना, a2b1 माइनस का a1b2 और y आ गया कैसे कॉमन में, बराबर यहाँ से a2c1 और माइनस का a1c2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 और डिवाइडेड बाई नीचे ये वाला आ जाएगा a2b1 माइनस का a1b2। तो यहाँ देखिए y का मान आ गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, जैसा करना है कर लो। या तो आप फिर से क्या कर सकते हैं या तो आप फिर से ऐसे ही कर लें। अभी जैसे अपन ने x को विलोपित किया था ना, विलुप्त किया था, तो y का मान आ गया। अब ऐसे y वाले टर्म को विलुप्त करोगे तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसे कर लो, या तो y का मान उठा के यहाँ पे रख दो। तो जो आपको उचित समझ में आए वैसा करें। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, चलो y का मान उठा के इसमें रख देता हूँ समीकरण 1 में। तो ध्यान से देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। यहाँ पे देखो क्या है, a1x है, a1x आ गया, प्लस का b1 आ गया, और y की जगह में हम क्या रख देंगे, ये वाला पूरा वैल्यू क्या है, a2c1 माइनस का a1c2 डिवाइडेड बाई a2b1 माइनस का a1b2। ठीक, ऐसा आ गया। और बराबर इधर क्या हुआ, इधर है c1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बटे में रहेगा इसका इधर भी गुणा कर देने का और इधर भी गुणा कर देने का, है ना। तो चलिए गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 a2 b1 x माइनस a1 a1 देखो दो बार आ रहा है, a1 का स्क्वायर b2 इंटू एक्स आ गया, प्लस अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 b1 c1 माइनस a1 b1 c2 बराबर, अभी c1 का गुणा इनके साथ में करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 b1 c1 माइनस a1 b2 और c1, इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि कुछ कट रहे हैं क्या, ध्यान से देखो। जैसे बराबर किस तरफ और बराबर इस तरफ वाले जो हैं वो कट रहे हैं क्या, a2 b1 c1 देखो इधर भी प्लस में है, a2 b1 c1 इधर भी देखो प्लस में है, और बराबर के दोनों इधर उधर हैं। तो जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये किस हो जाएगा, माइनस में। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और ये वाला क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो इसमें a1 b1 c2 है, इसमें a1 b2 c1 है। तो ये जो अचर पद है ना, इसको भी बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। और इधर से देखो मैं x कॉमन लूंगा और इन दोनों में देखो a1 भी कॉमन है, तो यहाँ से आ गया क्या, a1 और x कॉमन आ गया। यहाँ से बचा क्या, a2 b1 और इसमें क्या बचेगा, एक a1 कॉमन में चला गया तो एक a1 बचा और यहाँ पे बचा b2, है ना, और x कॉमन में आ गया। अब देखो इधर इधर जो है ये माइनस वाला गया उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये a1 b1 c2 माइनस का ये वाला a1 b2 और c1। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, a1 इसमें भी है, तो यहाँ से आ गया क्या, a1x a2 b1 माइनस का a1 b2 बराबर, यहाँ से a1 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, b1 c2 और माइनस का b2 c1। देखो a1 कट गया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, इसीलिए x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस का a1 b2। यहाँ से x का मान आ गया, है ना आसान सवाल। तो इसमें क्या किया हमने, हमारे पास दो समीकरण दिए हुए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें से हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया है, जिसमें से हमने पहले x के टर्म को क्या है, विलुप्त करना था। तो x के टर्म को विलुप्त करने के लिए नीचे वाले समीकरण के x का गुणांक का ऊपर वाले पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, और ऊपर वाले समीकरण के x के गुणांक का नीचे वाले समीकरण में गुणा करेंगे। कर क्या रहे हैं हम, इन दोनों का कोएफिशिएंट को ना बराबर कर ले रहे हैं।
ताकि जब भी इसको घटाऊं या जोड़ूं या जो भी करना पड़ेगा आगे, तो उससे ये टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ से हमको क्या है, y का मान मिल जाएगा। और ऐसे ही जब y x का मान निकाल लिया या y का मान निकाल लिया, तो y का मान निकाल लिया तो उसको फिर समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो आप, तो वहां से x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, सवाल और आसान लगेगा आपको और मजा आएगा सवाल में, क्योंकि काफी सिंपल होते हैं विलोपन के सवाल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ अभी। चलिए ध्यान से देखिएगा सवाल। पहला सवाल करेंगे हम लोग 3.3 का, प्रश्नावली कौन सा है, 3.3। इसमें देखिए पहले सवाल में बोला है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आपको तुमको क्या करना बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें से पहला सवाल जैसे ले लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे विलोपन विधि बताऊंगा, प्रतिस्थापन विधि आपको खुद से करना है। ठीक है, और फिर जो आपको इजी लगे वो आप बता देना कि यहाँ से कौन सा विधि आपको ज्यादा अच्छा लगा। तो पहला सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1। और यहाँ से दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस का 3y बराबर 4, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अभी देखो हमने x का टर्म विलुप्त किया था पिछले, जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था, दोनों प्लस में थे। तो यहाँ पे देखो ये भी दोनों प्लस में है तो सेम हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे y का टर्म गायब करना सिखाता हूँ। देखो इसमें एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसमें क्या है, एक नया केस है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप ध्यान से समझिए। तो समीकरण 1 में अब देखो y का गुणांक क्या है यहाँ पे 3, तो इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में y का गुणांक क्या कितना है यहाँ पे 1, तो 1 से पूरा गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करके। अब देखो दोनों जब सेम चिन्ह वाले थे तब हमने क्या किया था, घटाया था। अभी यहाँ पे दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह वाले हैं, है ना, तो इसमें घटाऊंगा तो नीचे का चिन्ह क्या होगा, अगर बदल जाएगा तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, गुणा करके जोड़ देंगे इसको, केवल जोड़ने पर। ठीक है, चलिए गुणा करिए, 3 से गुणा किया तो यहाँ हो गया कितना, 3x प्लस का 3y और बराबर 3 बचे 15। नीचे 1 से गुणा किया तो ऐसे ही आ जाएगा 2x माइनस का 3y और बराबर का 4। इसको हल कर लो, ये देखो ये जब इसको जोड़ रहे हैं ना तो नीचे का कोई भी चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ से देखो 3y में 3y जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, x और x कितना हो जाएगा यहाँ पे, अरे बोलो 5x हो जाएगा ना, बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 19। तो यहाँ से x बराबर आ गया कितना, 19/5 आ गया x का मान। ठीक है, और इस x के मान को अब समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, रखेंगे तो x की जगह में क्या रखना है, 19/5 प्लस का y और बराबर इधर कितना था 5, अचर पद है उसको उधर ले चलते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 19/5। उत्तर लेना आता है, 1 और 5 करते हैं कितना होगा 5, 1 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, 5 1 पंचे 5, 5 बार पढ़ा, तो 5 का गुणा इस 5 के साथ करो तो 5 25 आ गया, माइनस 5 एकन्ने 5, 1 बार पढ़ा तो 19 एकन्ने 19 आ गया। तो यहाँ से y बराबर देखो कितना है, 25 में घटाओ तो 19 कितना आएगा 6/5 आ गया, ये x का मान आ गया। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू कितना था हमारा 19/5 और प्लस का वहाँ 6/5, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और 5 एलसीएम है तो देखो 5 एकन्ने 5 तो 19 एकन्ने 19 प्लस 5 एकन्ने 5 तो 6 एकन्ने 6 बराबर हो गए 25 और बटे 5 से पढ़ा तो 25, देखो बराबर के इधर 5 आ गया, मतलब हमारा सवाल सही है।
तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में कितना कुछ करना पड़ता था, विलोपन विधि में देखो 2 लाइन लिखा हो रहा है आंसर, है ना। तो कौन सा विधि ज्यादा उपयुक्त है, प्रतिस्थापन की विलोपन। अभी जब आप लोग अपने से सवाल लगाएंगे ना तब आपको और समझ में आएगा और फील होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और बताता हूँ, फिर 2 सवाल आप लोग के लिए एक मतलब क्या रहेगा, 2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें से एक सवाल और मैं करा देता हूँ। तो मान लेते हैं हम लोग कौन सा सवाल कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 4था नंबर का सवाल, ठीक है। तो पहले नंबर का 4था नंबर क्या दिया हुआ है, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 3 बराबर -1, ऐसा दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अब देखो इसको जब हल करोगे तो ये क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 6, 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 तिहाई 6, तो 3 बार पढ़ा ना, तो 3 का x के पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 3 एकन्ने 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x बीच में क्या चिन्ह था प्लस का। 3 का टेबल पढ़ो 3 दूना 6, 2 बार पढ़ा, 2 का गुणा किसके साथ 2 के साथ, तो 2 दूना 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और y बराबर इधर कितना है -1। तो इसको और हल करोगे जब आगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y बराबर, फिर ये गुणा करोगे तो 6 का गुणा किसके साथ हो जाएगा -1 के साथ, इधर कितना हो जाएगा -6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं, इसमें आपको बताया था मैं ये 3 है ना, इसका इधर भी गुणा कर दो, इसका इधर भी गुणा कर दो, तो 3 एकन्ने 3x आ गया माइनस ये y बचा और इधर बराबर के 3 त्रिकाई 9, ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। तो आपके पास पहला समीकरण भी है और दूसरा समीकरण भी। अब देखिए ये y वाले में देखो एक में प्लस है और एक माइनस है, और x वाले में दोनों प्लस प्लस है। तो अभी हमने y वाले में ऐसे ही एक केस था तो उसको हल किया, जोड़ा था जिसमें। अब चलो x वाला देख लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। अभी देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है यार, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो अगर पूरा नहीं भी करोगे तब भी काम हो जाएगा, है ना। लेकिन करना है तो कर लो, और नहीं तो क्या करेंगे अपन समीकरण 1 में डायरेक्ट समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि देखो इसका जो गुणांक है ना 3x और यहाँ पे भी कितना है 3x, तो सीधे घटाओगे तो x वाला टर्म तो ऐसे विलुप्त हो जाएगा, तो गुणा करने की क्या झंझट। तो समीकरण 1 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे दूसरे समीकरण को घटा देंगे। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है 3x प्लस का 4y बराबर का -6 था। दूसरा समीकरण क्या था 3x माइनस का y बराबर का 9 था। अब घटाओगे तो नीचे का पूरा चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस। तब देखो 3x में 3x गया 0। अब देखो 4 में घटेगा नहीं बल्कि 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 4 में 1 जुड़ा तो 5y बराबर 6 में 9 गया कितना आएगा 3, यहाँ 3 आ गया, है ना। लेकिन देखो गलती हो रही है ना, इसके नीचे कौन सा चिन्ह है माइनस, यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह है माइनस, तो 9 में 6 जुड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15। तो यहाँ से y बराबर आ गया कितना -15 और बटे 5, तो y बराबर हो गया 5 तिहाई 15, तो माइनस का 3, तो ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को आप कोई से भी समीकरण में रख लेना, 1 में रख लो या 2 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रख लो, चलो 1 में रखने पर चलिए क्या आता है समीकरण 1 में रखा तो 3x था प्लस का 4 था, y की जगह में कितना रखना है अपने को -3, तो यहाँ पे आ गया कितना -3 बराबर माइनस का 6। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे है हमारे पास 3x, यहाँ पे देखो धन और ऋण का गुणा करोगे तो हो जाएगा ऋण 4 तिहाई 12 बराबर माइनस का 6। 3x बराबर -6 था, -12 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 12, तो 3x बराबर क्या हो गया 12 में 6 घटाओ कितना बचेगा 6, इसलिए x बराबर क्या आ गया 6 बटे 3, तो x बराबर इधर से कितना आएगा 2, 3 गुना 6 2 आ गया, है ना। यहाँ पर या कुछ नहीं लगा देना, इसलिए x बराबर 2, यहाँ से y बराबर -3, तो आ गया आपके उत्तर, है ना आसान विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें आप लोग ऐसे ही करेंगे।
इसमें देखो तीसरे नंबर का जो सवाल है ना, इसमें y को बराबर को उस तरफ रख दिया है। आप y को बराबर किस तरफ पहले ले आए और फिर समीकरण को हल कर लेंगे, है ना। ठीक है। तो ये आप दो सवाल मैंने बता दिए हैं, दो सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इसमें बोला है प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो आप ये चारों सवालों को ना प्रतिस्थापन विधि, जैसे पिछले कक्षाओं में हमने सीखा था, वैसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लें, उससे भी उत्तर आपका सेम ही आएगा। और दोनों विधि में से आपको जो फिर उपयुक्त लगे, मतलब सॉरी उपयुक्त लगे, वो आप बता दें। देखो उपयुक्त मतलब होता है ऊपर वाला चीज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त, जो भी उपयुक्त हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सरल लगता हो, उसको आप बता दें कि आपको भैया प्रतिस्थापन अच्छा लगता है कि विलोपन अच्छा लगता है। ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर का जो सवाल है उसमें फिर से हमको क्या समीकरण बनाना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा नंबर का जो सवाल है उसमें सबसे पहले क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, है ना, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से। क्या किया, अस्तित्व हो और अस्तित्व ना होगा क्या मतलब है, अस्तित्व होगा कब, जब दोनों लाइन क्या कर रही हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, या कि फिर क्या कर रही हो, संपाती कर रही हो। तो इस कंडीशन में हल निकल के आता था। लेकिन हम संपाती होते तो तब भी हल नहीं निकाल पाते थे, है ना, क्योंकि अनंत हल आते थे। तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तभी हमको क्या होगा, उसका अस्तित्व मतलब समझ में आएगा। और अगर दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे अगर समांतर हो जाएंगे तो उनका तो हल ही नहीं निकल के आएगा, है ना। तो उस केस में आप हल ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। तो हमको इसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे, जिसका निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो समझ जाइएगा फिर उसका a1 b1 a1 बटे b1 a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को कंपेयर कर लेना। तो उसमें से अगर ये तो संपाती आ जाएगा, ये तो समांतर हो जाएगा, तो आप बता देंगे, है ना। तो दूसरे का पहला सवाल देखिए, समीकरण बनाता हूं मैं। अभी हम लोग एक भिन्न वाला सवाल किया था ना पिछली क्लास में, भिन्न है उसमें कुछ जोड़ा तो कुछ बन गया, फिर कुछ जोड़ दिया तो कुछ और बन गया, अंश में और हर में। सेम यहाँ पे भी करना है। देखो हमारे पास भिन्न जो होता है ना, वो p बटे q के रूप में होता है भिन्न। ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हर, इसको क्या बोलेंगे, हर। ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लें। तो बोलता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं पहले कि माना भिन्न x बटे y है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, क्या बोलता है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, y में क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं, तो भिन्न किस में बदल जाता है, एक के बराबर हो जाता है। इसका गुणा इधर कर दो तो ये बन जाएगा क्या, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। y को इधर ले आए, यहाँ से क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 पहले से ही था, एक उधर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 -2 के बराबर। तो ये बन गया आपका पहला नंबर समीकरण, है ना। आगे पढ़िए। और यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं बोला है, है ना, तथा x में कुछ नहीं करना है, x को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। और यदि हर में एक जोड़ दें, केवल y में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब त्रिज्या गुणा फिर से कर लें, इसमें से क्या हो जाएगा, ये 2 का x के साथ होगा तो 2x और 1 का y प्लस 1 के साथ होगा तो बराबर y और प्लस 1 आ गया। y को इधर ले आए तो हो गया कितना, 2x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण हो गया दूसरा अपना, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, विलोपन या प्रतिस्थापन, मतलब इसमें तो हमको विलोपन विधि ही हल करना है। ये दोनों समीकरण है आपके पास और इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कर लेंगे। और हल करने के बाद आप देखेंगे कि x और y का मान निकल जाएगा। उस x और y के मान को आप इस भिन्न के रूप में लिख देना, है ना। जैसे मान लो अगर इसमें एग्जांपल के लिए x बराबर 2 आता और y बराबर 3 आता, ऐसा कुछ आता, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाता कि अतः भिन्न x बटे y बराबर 2/3 है।
होगा। ये ऐसे आंसर लिख देते आप लास्ट में, है ना। ये इसका आंसर नहीं आया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। आप लोग इस सवाल को पूरा बढ़िया से हल करिए विलोपन विधि से, एक्स और वाई का मान निकालिए और फिर ऐसे लास्ट में कंक्लूजन उसका जो है हल लिख देना था, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं आज, फिर बाकी के बचे हुए सवालों को हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है। दूसरा सवाल है जो, देखो हम लोग एक अभी पढ़े थे ना एक सवाल जिसमें 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद की आयु निकाल रहे थे, वैसा ही कुछ सवाल है ये कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी की और सोनू की आयु कितनी है ना। तो मान लेते हैं कि नूरी का माना नूरी की आयु कितना है, x वर्ष मान लेता हूं, और सोनू की आयु तथा सोनू की आयु y वर्ष है, ऐसा मान लेते हैं। अब चलिए प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले क्या आयु निकाल लेते हैं दोनों का। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितनी आयु की रही होगी, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x में 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व आयु हो गया। और सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस 5 हो जाएगा, है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मतलब x माइनस 5 जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5, और इसकी कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। हल कर लो इसको, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बचे 15। अच्छा अच्छा को एक तरफ कर लेते हैं, चर को एक तरफ, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अब आगे बढ़ सवाल को 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना। अब 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात किया था हमने, अब करेंगे हम 10 वर्ष पश्चात की बात। 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस 10 हो जाएगी, है कि नहीं। 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु होगी वो x प्लस 10 हो जाएगा और सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, ये किसके बराबर हो जा रही है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, तो y प्लस 10। हल कर लेंगे इसको, तो x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 गुना 20 आ गया। यहाँ पे y को उधर ले आए, 10 को उधर ले जाए, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 कितना आ गया, x माइनस 2y बराबर 20 10 कटेगा तो 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब ये दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर लेना है ना। विलोपन विधि से जैसे आप इसको हल करेंगे x और y का मान निकल जाएगा, तो वो नूरी की आयु और सोनू की आयु हो जाएगी। x वर्ष जो आएगा, x बराबर जो आएगा वो नूरी की आयु हो जाएगा और y बराबर जो आएगा वो सोनू की आयु हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। आसान है सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़िए और सवाल से पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाइए, फिर समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लीजिए, और x और y का जो मान आएगा वही नूरी की आयु हो जाएगी और सोनू की आयु हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब बाकी की देखो 3 सवाल बचे हैं ना, जो 3 4 और 5,
ये हम लोग कल कर लेंगे। और आप लोग थोड़ा प्रयास करें, ये पहले नंबर का जो सवाल है उसको चारों को प्रतिस्थापन विधि से आपको लगाना है, 2 सवाल जो मैंने छोड़े हैं उसको विलोपन विधि से लगाना है, और अभी हमने 2 समीकरण जो बनाए हैं इनको आप विलोपन विधि से लगा के x और y का मान निकालने हैं, है ना। कल ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए।